उत्तरार्ध लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। हम आज नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचार जानेंगे। सर्वप्रथम इस चीज़ को हम समझें कि मैक्स वेबर मूलतः एक समाजशास्त्री हैं और उनकी जो रुचि थी वो इस बात को जानने में थी कि विश्व की महान सभ्यताएं जैसे भारत, मिस्र, चीन इत्यादि वर्तमान काल में विकास की जो हमारी सर्वसम्मत परिभाषा है उसके अनुसार ये सभ्यताएं पिछड़ कैसे गई। यानी आज हम देखते हैं कि ये जो सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताएं थी, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि, ये आज यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की तुलना में हम कैसे पिछड़ गए, तो इसका क्या कारण है। इसको जानने के लिए उन्होंने इन सभ्यताओं के जो सांस्कृतिक जो अध्ययन है, ये विशेषकर धर्म इत्यादि का, उन्होंने बड़ा विस्तार से अध्ययन किया और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी कि जो ये विकसित जो समाज हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो आज की दौड़ में कैसे पिछड़ गए। उन्होंने ऐतिहासिक, तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का सहारा लिया और जिसके सम्मिलित प्रभाव से उन्होंने आदर्श प्रकार की अध्ययन पद्धति का विकास किया। देखिए, वेबर का जो आदर्श प्रारूप अध्ययन पद्धति है उसको समझने के लिए हमको कुछ मूलभूत अवधारणाओं को समझना पड़ेगा, वेबर की सोच को समझना पड़ेगा कि वेबर जो है वो आखिर किस प्रकार से उन्होंने आदर्श प्रारूप अध्ययन पद्धति का विकास किया और क्यों किया। तो हम इन सब चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले उनके जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम देखें। वो समाजशास्त्र को आप जैसे हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो मानवीय संबंधों और क्रियाओं का जो अंतर्जाल होता है उसको अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में। यानी समाज में जो विभिन्न व्यक्ति हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जो समाज की जो इकाइयां हैं, इनके बीच जो अंतर संबंध होता है या संबंधों का जो अंतर्जाल होता है, इसी का अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। तो अब वेबर जो है वो दो चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर। एक तो वो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, इनके बीच जो क्रियाएं होती हैं उनको वो समझना भी चाहते हैं, मानवीय दृष्टि से समझना चाहते हैं और साथ ही साथ विज्ञान की दृष्टि से भी उसका अध्ययन करना चाहते हैं। वो किसी मूल्यों के आधार पर या भावनाओं के आधार पर मानवीय क्रियाओं को नहीं समझना चाहते। वो यह चाहते हैं कि ये जो क्रियाएं यद्यपि भावना और मूल्यों के आधार पर होती तो हैं, परंतु इनका वैज्ञानिक कैसे अध्ययन किया जाए, वैज्ञानिक जो तरीका है, ताकि इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर हम किन्हीं सर्वमान्य सिद्धांतों का विकास कर सकें और उसके आधार पर हम जो है ये बता सके कि किस कारण की वजह से, है ना, जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो विकास के दौड़ में पिछड़ गई। तो सबसे पहले हम देखें कि वेबर जो है वो सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं। सामाजिक क्रिया से उनका जो तात्पर्य है कि ऐसी कोई भी मानवीय क्रिया सामाजिक क्रिया है जिसे कोई सामाजिक अर्थ प्रदान किया जा सकता है। यानी जिस समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको यदि कोई अर्थ प्रदान किया जा सके तो उसे हम सामाजिक क्रिया कहेंगे। अर्थ से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी कार्य कर रहा है उसके पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है, क्या उसका मतलब हुआ। अगर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं या उसको कोई अर्थ दे सकते हैं जो सामाजिक मूल्य प्रतिमान है उसके अंतर्गत, तो हम उसको सामाजिक क्रिया कहेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठा है, शांत मुद्रा में बैठा है, तो वहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति उसे देखता है और ये जानने की कोशिश करता है कि वो जो व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे वो क्या कर रहा है। वो एक सहज प्रवृत्ति होती है मनुष्य की यह जानने की कि वो आखिर क्या कर रहा है। क्या वो विश्राम कर रहा है, क्या वह जो है कोई ध्यान कर रहा है, या वो किसी आसपास हो रही घटनाओं का अवलोकन कर रहा है, वो कर क्या रहा है। ये जानना एक सहज प्रवृत्ति होती है मनुष्य की।
तो अगर वह कोई अर्थ दे सकता है तो हम कहेंगे कि वह एक सामाजिक, जैसे मान लीजिए कि उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विश्राम कर रहा है, तो आप कहिएगा कि हाँ, विश्राम करना जो है एक मनुष्य की आवश्यकता है, पेड़ के नीचे बैठा विश्राम कर रहा है। या कोई ध्यान मुद्रा में बैठा है तो कहोगे कि वो जो है ध्यान कर रहा है, यानी आपने उसको कोई अर्थ दिया। पर मान लीजिए वो पेड़ से यूं ही लटका हुआ है किसी डाल को पकड़कर, तो आप उसको, और वो व्यक्ति जो है कोई बच्चा नहीं है, वयस्क व्यक्ति है, और उसके इस कार्य को देखकर कि वो क्यों लटका हुआ है, और तो आपके मन में तमाम तरह के प्रश्न पैदा होंगे कि वो आखिर कर क्या रहा है। अगर आप उसको कोई अर्थ नहीं दे सके कि भाई आखिर वो जो है क्यों लटका हुआ है, क्या पेड़ की डाल को काटना चाहता है, या जो है वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है, अगर आप उसको कोई अर्थ नहीं दे पाओगे तो फिर वो एक सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। तो सामाजिक क्रिया व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को एक समाज में जो मूल्य प्रतिमान है उसके संदर्भ में उसको देखा और समझा जाता है। अगर वो आप उसको कोई अर्थ दे सकते हो तो वो एक सामाजिक क्रिया हुई, अन्यथा वह सामाजिक क्रिया नहीं हुई। तो अब आप देखिए कि किसी भी समाज में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। यानी मनुष्य जो भी कोई कार्य करता है वो या तो किन्हीं मूल्यों के आधार पर करता है, या किन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है, या फिर वह बहुत सोच समझ के तार्किक तरीके से किसी कार्य को अंजाम देता है। तो वेबर का यह मानना था कि मूलतः मानवीय जो क्रियाएं हैं या जो सामाजिक क्रियाएं हैं, मानवीय क्रियाएं तो यहाँ पर अध्ययन का विषय वस्तु नहीं है, सामाजिक क्रिया अध्ययन का विषय वस्तु है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसी मानवीय क्रिया कर रहा है, कोई भी व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है उसको कोई सामाजिक अर्थ नहीं दिया जा सकता, तो वह सामाजिक क्रिया नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो मनुष्य चूँकि क्रिया कर रहा है तो मानवीय क्रिया तो है ही। यहाँ पर अध्ययन का विषय वस्तु वेबर का सामाजिक क्रिया है, न कि मानवीय क्रिया। मानवीय क्रियाएं तो कुछ भी हो सकती हैं, इसका कोई अर्थ नहीं, ऐसा भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं वो मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। एक, जैसा मैंने बताया, मूल्यों से प्रभावित होकर किन्हीं आदर्शों के आधार पर कोई कार्य करता है। जैसे कोई जो है किसी बात का विरोध करने के लिए अनशन पे बैठ गया, तो कहोगे कि किन्हीं मूल्यों के आधार पे वह किसी कार्य का विरोध कर रहा है, अनशन कर रहा है। तो यहाँ पर ये मूल्यपरक क्रिया हुई। भावनात्मक क्रिया क्या हुई कि किन्हीं भावनाओं के आधार पर कार्य कर रहा है। जैसे कोई बच्चा जो है पानी में गिर गया है और डूब रहा है, यद्यपि आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी उस बच्चे को बचाने के लिए आप कूद जाते हो पानी में, तो वो कहलाएगा कि भावना से प्रेरित होकर आपने यह कार्य किया। और इसी तरह से कोई काम सोच समझ के आप करते हो कि ये करेंगे तो हमको ये लाभ या ये हमको प्राप्ति होगी, तो ये तार्किक क्रिया कहलाती है। जैसे हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, तो जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो क्या कहलाएगी? तार्किक क्रिया कहलाएगी। तो तार्किक क्रियाएं जो हैं वो वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि यह कार्य करने से यह प्राप्त होगा, उसको हम वैज्ञानिक क्रिया कह सकते हैं, जो तथ्यों पर आधारित होती है। जैसे विज्ञान में आप जानते हैं कि कार्य कारण संबंध होते हैं, तो तार्किक और वैज्ञानिक, यहाँ पर इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया था कि वह तार्किक क्रिया जो किन्हीं कार्य कारण संबंधों को जो है कि व्याख्या करती हो, तो उसको उन्होंने यहाँ पर महत्व दिया। तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के जो हैं कार्य उन्होंने बताए कि जो सामाजिक क्रिया होती है या तो मूल्यपरक होती है, या वो भावनात्मक होती है, या वो तार्किक और वैज्ञानिक होती है। तो चूँकि सामाजिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, तो समाज की जो व्यवस्था होती है या वहाँ की जो सत्ता प्रणाली होती है वह भी 3 प्रकार की होती है। तो ऐसा समाज जो मूल्य परक सामाजिक क्रियाओं से संचालित होता है उसको उन्होंने पारंपरिक समाज कहा। और एक ऐसा समाज जो बिल्कुल तर्क और विज्ञान पर आधारित समाज है तो उन्होंने उसको तार्किक विधिक समाज कहा, और यानी आधुनिक समाज। और एक ऐसा समाज जो भावनाओं के
द्वारा संचालित होती है, यानी भावना प्रधान समाज है, तो उन्होंने उसे जो है चमत्कारिक समाज कहा। तो ये 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं और 3 प्रकार के समाज की उन्होंने जो है एक मॉडल बना दिया कि भाई आदर्श रूप में 3 प्रकार के क्या होंगे समाज, क्योंकि इस जो सामाजिक क्रियाएं हैं वो भी 3 प्रकार की। अब इन तीनों प्रकार के जो समाज के जो मूल्य प्रतिमान होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो वेबर जिस नौकरशाही की बात कर रहे हैं वो तार्किक विधिक समाज के अंतर्गत जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसको उन्होंने नौकरशाही की संज्ञा दी है। वैसे तो प्रशासनिक तंत्र पारंपरिक समाज में भी पाया जाता है, चमत्कारिक समाज में भी पाया जाता है, लेकिन वह प्रशासनिक तंत्र जो तार्किक विधिक सत्ता के अंतर्गत संचालित होता है उसको उन्होंने नौकरशाही की संज्ञा दी। और उनका यह मानना था और उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया कि पारंपरिक और चमत्कारिक सत्ता प्रणालियों के अंतर्गत जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसकी तुलना में जो नौकरशाही है जिसका निर्माण तार्किक विधिक समाज के अंतर्गत होता है, सत्ता के अंतर्गत होता है, वह नौकरशाही स्थायित्व की दृष्टि से, विशेषज्ञता, कुशलता और नियंत्रण की दृष्टि से एक श्रेष्ठ प्रशासनिक प्रणाली होती है। और इसके बाद उन्होंने नौकरशाही के एक आदर्श प्रारूप का विकास किया और उन्होंने जो है पारंपरिक समाज के अंतर्गत प्रशासनिक प्रणाली का भी एक आदर्श प्रारूप तैयार किया और चमत्कारिक जो सत्ता है उसके अंतर्गत भी जो प्रशासनिक प्रणाली है इसका एक आदर्श प्रारूप तैयार किया। तो उन्होंने 3 प्रकार के आदर्श प्रारूप तैयार किए और तीनों की तुलना की और तुलना करके उन्होंने सिद्ध किया कि जो तार्किक विधिक समाज में नौकरशाही जो पाई जाती है वह पारंपरिक और चमत्कारिक की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होती है। और श्रेष्ठता का आधार क्या है कि अधिक स्थायी होती है, ये विशेषज्ञ लोगों की संस्था होती है, ये कार्यकुशलता मितव्ययता की दृष्टि से और नियंत्रण की दृष्टि से श्रेष्ठ होती है। तो ये आधार उन्होंने श्रेष्ठता के लिए। तो अब वेबर जो है उनकी जो ये आदर्श प्रारूप पद्धति है, प्रणाली है, इसको हमको अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ और गहराई में जाना पड़ेगा कि उन्होंने आदर्श प्रारूप का क्यों निर्माण किया और कैसे निर्माण किया। तो इसके लिए वेबर विज्ञान के प्रति उनकी क्या सोच है ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जानें कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो होता है परंपराओं से प्राप्त ज्ञान, है ना, जिन्हें हम आप्तवचन भी कहते हैं, यानी हमारे सिद्ध जो पुरुष हैं या हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने अपने अनुभवों से जो हमें ज्ञान दिया है और उसको हम स्वीकार करते हैं और उस पर कोई बहस या तर्क नहीं करते हैं। जैसा कहा गया है कि यह सही है उसको हमने स्वीकार किया, ऐसे ज्ञान को हम परंपराओं से प्राप्त ज्ञान कहते हैं। और इसी तरह से दूसरा जो तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का वह होता है जिसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल, यानी कि ऐसा यहाँ पर भी एक तर्क होता है परंतु जो तर्क में जो कारण छिपा होता है वह कारण जो है वह अधिभौतिक होता है, यानी उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक मूल्य मान्यताओं का प्रभाव होता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि वर्षा नहीं हुई इस वर्ष, कम हुई तो इंद्रदेव कुपित थे। तो ये जो हमने कारण बताया यह जो है वो भौतिक कारण नहीं अधिभौतिक कारण है। तो इसलिए ये मेटाफिजिकल नॉलेज, तो ये यहाँ तर्क तो है परंतु तर्क की पुष्टि नहीं कर सकते हम। लेकिन तीसरा जो प्रकार का ज्ञान होता है वो प्रयोगों पर आधारित, प्रयोगों द्वारा सिद्ध अनुभव मूलक ज्ञान होता है और इस प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान जो है वो वास्तव में क्या है कि किन्हीं घटनाओं के प्रति ज्ञान प्राप्त करने का एक विशिष्ट तरीका है, एक मेथड है। और इस मेथड के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है कि हम घटनाओं का अवलोकन करते हैं, तथ्यों का संग्रहण करते हैं, तथ्यों के आधार पर किन्हीं उपकल्पनाओं का विकास करते हैं। यानी कि हमने किसी घटना को देखा और जो फैक्ट्स हैं उसको ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करके फिर हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो
जो तथ्य हैं इनमें से कोई एक तथ्य जो है वह कारण है उस घटना के होने का। तो ये हमारी एक हाइपोथेसिस या उपकल्पना होती। तो उपकल्पना किन्हीं दो चरों के मध्य एक संभावित संबंध की व्याख्या करता है कि इसकी वजह से संभवतः यह घटना घट रही है। तो अब हम उसको प्रयोगों द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं। यदि प्रयोगों द्वारा हमारी उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो वह एक सिद्धांत बन जाता है, और यदि वह सिद्ध नहीं होती है तो वापस हम क्या करते हैं, घटना का अवलोकन करते हैं और फिर कुछ नए तथ्यों की खोज करते हैं, और उस आधार पर फिर हम जो है अपनी उपकल्पना का निर्माण करके उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा जो है उपकल्पना सिद्ध न हो जाए और सिद्धांत न बन जाए। तो ये वेबर ने विज्ञान के बारे में ये बात कही कि यह एक कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। अब ये जो विज्ञान है वो इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है, इसकी जो विशेषता होती है वो होता है कि यह सार्वभौमिक और सर्वकालिक होते हैं। यह जो ज्ञान होता है इसमें नियमितता, निरंतरता, नियंत्रण, पूर्वानुमान और पूर्व कथनीयता के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो अब हम आगे देखें, मानव व्यवहार की समझ में विज्ञान क्या संभव है? क्या हम विज्ञान के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनके द्वारा हम मानवीय व्यवहार को समझ सकते हैं या नहीं? वेबर जो है मानव व्यवहार के संदर्भ में जो बात कहते हैं वो ये है कि मानवीय व्यवहार आखिर जो सामाजिक क्रिया है वो मनुष्य के द्वारा की जा रही है। तो मनुष्य जो कार्य कर रहा है उसके पीछे उसकी क्या सोच है, उसकी क्या भावनाएं हैं, कौन से मूल्य या कौन से तर्क कार्य कर रहे हैं। तो मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के मन में या उसके मन को समझना पड़ेगा, उसकी सोच को समझना पड़ेगा, उसके मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। बिना मनोविज्ञान समझे हम उसकी क्रिया, उसने ऐसा कोई कार्य क्यों किया, वो हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी सामाजिक क्रिया को समझने के लिए हमें मनुष्य के भावनाओं को समझना पड़ेगा, उसके अंदर झांकना पड़ेगा। तो उसको जो है हम कैसे जानें? तो एक पद्धति है कि भाई हम अब स्वयं को उसके स्थान पर रखकर और जिन परिस्थितियों में उसने जो व्यवहार किया है उसको समझने का प्रयास करें, यानी कि एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, यानी हम वह व्यक्ति बन जाएं, अपने आप को उसकी परिस्थिति में रखें और जानने का प्रयास करें कि अगर ऐसी परिस्थिति में अगर मैं होता तो क्या करता। शायद तब हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया। तो ये तो वैज्ञानिक तरीका नहीं हुआ, ये तो एक प्रकार का जो है मनुष्य के अंदर झांकना हो गया, उस जैसा बनना हो गया, और उस जैसा बनकर और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा कार्य क्यों किया। लेकिन विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान में तो हम तटस्थ रहकर जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का हम तथ्यों के आधार पर अध्ययन करते हैं। तो ये एक समस्या पैदा हुई कि अगर हम सामाजिक क्रियाओं को फिर वैज्ञानिक तरीके से कैसे अध्ययन करें। अगर हम एम्पैथिक तरीके से, यानी कि परानुभूति जिसको कहते हैं, समानुभूति तरीके से अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो फिर तो यह एक मूल्यपरक अध्ययन या विषयपरक अध्ययन हो जाएगा। पर विज्ञान जो है वो वस्तुनिष्ठ अध्ययन है। तो अगर हम मूल्यपरक या विषयनिष्ठ अध्ययन करते हैं तो फिर सिद्धांत निर्माण संभव नहीं है। इसीलिए एक द्वंद्व पैदा हुआ कि आखिरकार सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से कैसे अध्ययन किया जाए। तो इसका जो तरीका उन्होंने निकाला और जिसको उन्होंने वर्स्टेहैन कहा, ये एक जर्मन शब्द है, और वर्स्टेहैन जो है उसका मतलब ये होता है कि हम एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग करें और साथ ही साथ यह जो हमें समझ पैदा हुई है सामाजिक क्रिया के प्रति उसका हम पुनः
प्रयोगों के द्वारा या ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, हम तथ्यों के आधार पर उसका वैज्ञानिक परीक्षण भी करें। तो अब हम वीडियो के अगले भाग में इस जटिल प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए वेबर ने जो पद्धति विकसित की, वर्स्टेहेन की, उसकी क्या विशेषता है। अभी इस वीडियो के इस भाग में इतना ही, आगे हम उसके बारे में और विस्तार से जानेंगे।